नमस्कार। में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं, लेकिन आज एक विशेष दिन है। आज नामांकन की आखिरी तिथि थी और सब पार्टियों ने अपने जो उनके उम्मीदवार थे वो सब जगह नामांकन भरते देखे गए। फाइनल पिक्चर जो है वो एक कल तक एमर्ज होके आएगी कि किन लोगों ने भरे। लेकिन इस दौरान काफी निर्दलीय ने भी और बगावतियों ने भी अपने नामांकन भरे। इसका डिटेल हम अमित जी से लेंगे। अमित जी के पास जाने से पहले एक दो खबरें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी थे सीताराम येचुरी, आज उनका देहांत हो गया। गले में सांस की नली में इन्फेक्शन की वजह से ये हुआ। उनकी उनका व्यक्तित्व इसलिए इम्पोर्टेंट है सीपीएम के अलावा कि वो राहुल गांधी जी के खास थे और जो कांग्रेस की पॉलिसी लेफ्ट ऑफ सेंटर हुई है वो माना जाता है कि सीताराम येचुरी जी के इन्फ्लुएंस के कारण राहुल गांधी पर वो हुई है। तो उनको हमारी श्रद्धांजलि। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या इंडिपेंडेंस और बगावती और जो जितने उम्मीदवार हैं उनको लेकर क्या स्थिति हुई है। तो अमित जी जरा इसके बारे में डिटेल से बताइए, क्या माहौल है आज तक का, क्योंकि आज आखिरी दिन था और आज के बाद कोई भी नामांकन नहीं हो सकता है। जी अगर बताएं, अभी तक जो है 30 जो है बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय अपना बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन पर अलग अलग पार्टियों, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी है और एक इनेलो से भी है। जो है जैसे हम कांग्रेस की बात करें, जो है कांग्रेस से जैसे उचाना से जो है वीरेंद्र घोगड़िया जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा, और हम बात करें जैसे बहादुरगढ़ से राजेश जून, वो भी कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे, स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे। आपको बताया कि 2014 में अगर कांग्रेस की हार हुई थी, उसके जिम्मेदार आप राजेश जून को कह सकते, अगर वो निर्दलीय लड़े थे, जिसकी चलते वो बीजेपी उम्मीदवार अपना चुनाव जीत गए थे जी। और बात करें गोहाना से हर्ष छिकारा, हाँ जी, और झज्जर से संजीत कबलाना, नीलोखेड़ी से राजीव मामूराम गोंदर, पानीपत शहर से रोहिता रेवड़ी, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, पुंडरी से सज्जन ढुल जी, गांव से ललित नागर जी, नलवा से संपत सिंह जी, हाँ जी। और अब बीजेपी की बात करें तो उसके कुल 15 निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो मतलब 15 बागी थे जो बतौर निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। एक नाम कांग्रेस का और रह गया, जैसे बता रहे थे, श्वेता ढुल कलायत से, जी, जी। कांग्रेस की जो बागी उम्मीदवार है जो निर्दलीय नामांकन भरा है। शायद वो कैथल से भरा है, उन्होंने कलायत से नहीं, श्वेता वो डुल ने कलायत से कैथल से दावे, भरा। हाँ हाँ, कैथल से भरा, क्योंकि वो दावेदार कलायत से थी, जो है श्वेता ढुल जी। हम जी, बात करें बीजेपी की, कुल 15 उम्मीदवारों ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया। जो बात करें असम से जीलेराम शर्मा, वो बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार थे, उन्होंने जी, निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया है। अटेली से संतोष यादव, पूर्व डिप्टी स्पीकर रही है, 2014 में बड़े अंतर से अटेली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी बीजेपी के टिकट पर जी, और हम बात करें ऐसे गन्नौर से देवेंद्र कादियान, वो भी प्रबल दावेदार थे। जी, गुड़गांव से नवीन गोयल, जी, हथीन से केहर सिंह रावत, हिसार जी, से 3 बीजेपी के बागियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बात करें सावित्री जिंदल, तरुण जैन, जी, गौतम जी, सरदाना जी, और पृथला से किया है दीपक डागर ने। जी, रानिया से रणजीत सिंह ने, जी, रेवाड़ी से प्रशांत सन्नी यादव ने। ये जी, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, जसवीर देशवाल, दो बागी जो है जिन्होंने बतौर निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया। सोनीपत से कविता जैन, जो कि 2014 में बड़े अंतर से जीती, मंत्री भी रही, उन्होंने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके तो हस्बैंड ने शाम से, किया है, कविता जैन हाँ की उनके हस्बैंड ने राजीव हस्बैंड। जैन, हाँ जी। तो जी, शाम से शशि रंजन परमार, जो कि पिछली बार किरण चौधरी के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़े थे, शशि रंजन परमार। इनेलो से भी जो है एक उम्मीदवार ने नाम दाखिल किया, टेवा से गगनजोत संधू ने।
जी और हम दूसरे मजबूत अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें जो कि अच्छी टक्कर दे सकते हैं, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, उसमें जी बादशाहपुर से कुमुदनी राकेश दौलताबाद है। उनके पति 2019 में विधायक बने थे। अब 25 मई को उनका देहांत हो गया था। जी और हम बात करें दूसरे जो है रईसा कानपुर हाना से, जो है वो जी पार्टी से जुड़े नहीं थे, निर्दलीय ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल, पिछली बार बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे दो जी कांग्रेस के मोहम्मद इलियास से। और 2014 में उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता था। जी और पृथला से नयन पाल रावत जी पिछली 2019 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते। इस बार भी वो बीजेपी की टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्हें बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना जो है नामांकन दाखिल किया है। और समालखा से रविंद्र मछरोली 2014 में भी समालखा से निर्दलीय उम्मीदवार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया था, मतलब जीते थे, बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस बार भी जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं बतौर निर्दलीय उम्मीदवार। जी। जी और हम कुछ बात करें जैसे कि कुछ नाम शायद रह गए थे बीजेपी के भी जो है, जी एक कांग्रेस के, सॉरी माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कुछ नाम रह गए थे। बल्लभगढ़ से जो उनकी सबसे मजबूत दावेदार थी शारदा राठौर, वो भी जी निर्दलीय उम्मीदवार अपना चुनाव लड़ रही हैं। बुआनीखेड़ा जी से सतबीर अथेड़ा, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, टिकट के कहा जा रहा था जी काफी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, वो भी निर्दलीय बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक चीज भिवानी की आपने जी जी। अमित जी बात की, तो भिवानी की सीट को सीपीएम को, सीपीएम को हाँ दे दिया है दे दिया कांग्रेस गया ने। हाँ कांग्रेस ने सीपीएम को उम्मीदवार दे नहीं दिया गया। उतारा। हाँ हाँ, जी वहां पे उम्मीदवार आप नहीं उतारा, अपनी बात सीपीएम आगे को। बढ़ाएं। हाँ जी जी जी। ये जो मैं बता सकता हूँ, ये जो मेन निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनकी संख्या आप कह सकते हैं 34 बैठती है, जो है ये जो है जी आपको टक्कर देते दिखाई देंगे। ये 34 जो है इनमें निर्दलीय हैं। कांग्रेस के कितने हैं और बीजेपी कांग्रेस के के कितने हैं? कांग्रेस के 14 है, बीजेपी के 15 है, और एक इनेलो का भी है गगनजोत संधू पेवा से। और जी चार जो है, चार निर्दलीय ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी पार्टी से संबंध नहीं था, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका किसी पार्टी से जी संबंध नहीं था। जी जी अभी ये लिस्ट और भी बढ़ेगी और कल तक हाँ नाम जी आएंगे, खास तौर से जो इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जी सब इंडिपेंडेंट्स जो मैदान में उतरे हैं और जिनका लोकल प्रभाव हो सकता है, वो अभी अखबार की सुर्खियां बने हों या ना बने हों, ये अभी कह नहीं सकते। जो कल पूरी लिस्ट बनेगी, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की जाएगी कि किस सीट पर कितने उम्मीदवार हैं, वो अभी कल या परसों तक क्लियर होगा। प्रेम जी, तो एक चीज मैं जहां तक एक एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई बागी उम्मीदवार ऐसे भी रहे कि जो अलग दूसरी पार्टियों में चले गए चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी है जिसमें इनेलो भी है, इस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, तो इनेलो हाँ में कांग्रेस के कितने बागी गए या कितने बीजेपी के बागी इनेलो में गए? क्योंकि इनेलो को इन्हीं से उम्मीद थी, जो बागी होंगे वो हमारे पास आएंगे। तो इसकी सबसे आज मैंने आईएनएलडी के एक बड़े नेता से बात करने की कोशिश की। उन्होंने अभी अपनी लिस्ट, वो कह रहे हैं कि अभी बन रही है, अभी तक बनी नहीं है पूरी लिस्ट, जब बनेगी तब जारी करेंगे कि हमारी टिकट पर कौन कौन लड़ रहे हैं। लेकिन प्रेम जी के पास जो है इस बारे में खास जानकारी रहती है, वो बहुत जानकार आदमी है इन विषय पर। तो प्रेम जी से पूछेंगे कि प्रेम जी, जो दो तीन सवाल हैं वो, कि इनेलो के पास इतने जो बागी हैं कितने आए, नंबर वन। नंबर टू, ये जो बगावती हैं वो, ये सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप कैसे देखते हैं, और बगावती जो है वो कहां तक प्रभाव डालेंगे? इन तीनों विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहिए होगी। देखिए कमल जी, मैंने सूची तो आपको भेज दी। अभी आप कह रहे हैं सूची बनी नहीं है या उनके पास तैयार नहीं है, वो मैंने आपको मैंने भेज दिया। सतबीर सैनी जी से बात की थी, अभी अभी बात की, उन्होंने कहा सूची नहीं बनी। मैंने आपको भेज दी, आप जी उसका मिलान कर लें। और दूसरी जी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने किसी भी दल के बागी को लेने से परहेज किया है। ये बात मैं अच्छा। बहुत आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जिसको आप बार बार ये बात करते थे कि वो बागियों पे निर्भर करेंगे। बागी नहीं थे। जिन लोगों को प्रभावशाली व्यक्ति जो दूसरे दलों में थे, उनमें से दो तीन को छोड़ करके जी सारे अपने काडर के लोगों को टिकट देने का प्रयास करा है। एक जी जो आप कह सकते
तो प्रमुख रूप से एनआईटी फरीदाबाद में नगेंद्र बढ़ाना, जो पहले भारतीय इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया है। नरवाना में खास तौर से विद्या रानी, जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी और हारी थी, उनको प्रत्याशी बनाया है। आप इस सूची को एक बार पढ़ लें। इंडियन नेशनल लोकदल किसी बाहर से आए व्यक्ति को उतने आसानी से स्वीकारता नहीं है। आप इस बात को नोट कर लें आज और हमेशा के लिए नहीं, ये नोट तो कर लें। ये नहीं, आप इसमें जो है पहले जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि ये जो है थर्ड फ्रंट कैसे खड़ा होगा, इन्हीं बागियों की वजह से खड़ा होगा, और ये मेन पार्टी ऐसी बात की थी। खैर आगे चलते हैं। सारे खड़ा होगा। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। आगे आपको ये अब जो सबका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, अब ये आपको कैसा लगता है कि क्या परिस्थिति बनेगी, समीकरण किसके कैंडिडेट मजबूत हैं, कितनी सीटों पर, क्या एनालिसिस इसका इस विषय में आपका जरूर होगा, वो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए कमल जी, 15 तारीख तक आप इंतजार करें। 15 तारीख तक बहुत सारे विड्रॉल्स होंगे और आप जिन व्यक्तियों को, जिन प्रत्याशियों को बागी समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनाधार वाले लोग हैं। बहुत सारे लोगों को टिकट उनका इग्नोर किया गया। मैं खासतौर से 5-6 लोगों का आपको जिक्र कर दूं, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है। प्रोफेसर संपत सिंह एक बड़ा नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, इंडियन नेशनल लोकदल में भी रहे। आप ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोफेसर संपत सिंह जैसे व्यक्ति को भी इंडियन नेशनल लोकदल ने निमंत्रण नहीं दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं नलवा से। जी। आप अंबाला के जो प्रत्याशी कांग्रेस की सबसे प्रबल दावेदार थी, मैं समझता हूँ चित्रा सरवारा, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और वहां इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने प्रवक्ता को ही मैदान में उतारा है। और बाकी जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार जननायक जनता पार्टी के विधायक रहे रामनिवास सुरजाखेड़ा, नरवाना से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट लेना चाहते थे, परंतु पार्टी ने प्राथमिकता उस महिला को दी जो कहीं ना कहीं बनायन खाप को रिप्रेजेंट करती है और नरवाना की सबसे बड़ी खाप है विद्या रानी, उनको वहां टिकट दिया गया है। इसी तरह से अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बगावत की बात करते हैं और कांग्रेस की बगावत की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हंसी की सूची आप उठाएंगे तो 24 लोगों ने नामांकन किया, लगभग उसमें कांग्रेस के बागी है ज्यादा। आप पूरी सूची पढ़ेंगे तो आप जिस भी विधानसभा की बात करेंगे, अभी जगाधरी में कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे आदर्शपाल, वो आज निर्दलीय होने की बजाय उन्होंने वापिस आम आदमी पार्टी में जाना ठीक समझा। थानेसर में भारतीय जनता पार्टी के पूरे पुराने, मैं समझता हूं कि सबसे पुराने कार्यकर्ता या नेता थे कृष्ण बजाज, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को प्राथमिकता दी। तो आप थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, कौन कौन सी सीटें, बात वो हम लोग जो कर रहे हैं कि अब टिकटों पर हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टिकटें आपको कैसी लगती हैं, किस पार्टी में आपको, अब तो सारी लगभग डिटेल आ गई, तो आपको कौन सी पार्टी में मजबूत कैंडिडेट ज्यादा लगते हैं, क्या समीकरण बन रहा है थर्ड फ्रंट की? ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, जिसने जिसको टिकट देनी थी वो ठीक है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में क्या लगता है आपको? देखिए आज के दिन तो जैसे टिकटों का वितरण हुआ है, उस टिकट वितरण से लगता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में कहीं ना कहीं असंतोष है और जो भीतरघात है, जो लगता है कि बहुत प्रबल दावेदार हो सकते हैं या जीत के करीब हैं, बाकी उनका कितना खेल बिगाड़ते हैं उस बात पे भी निर्भर करेगा। वानीखेड़ा में दोनों पार्टियों ने नए लोगों को टिकट दिया और मैं समझता हूं कि वानीखेड़ा में दो बहुत सशक्त दावेदार थे जिन दोनों को इग्नोर किया कांग्रेस पार्टी ने। उनमें से सतवीर अतेरा काफी धनाढ़ व्यक्ति हैं, उन्होंने नामांकन किया है। आप अगर आप सीट वाइज उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। कांग्रेस के एक बहुत बड़े दावेदार थे सतविंदर राणा, उन्होंने कलायत में किया है। आप श्वेता ढुल की बात करेंगे, कलायत की दावेदार थी। आप पुंडरी की बात करेंगे,
रणजीत सिंह गोलन थे, कांग्रेस की दावेदारी कर रहे थे। सतबीर भाना थे, कांग्रेस की दावेदारी कर रहे थे। दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी में प्रयासरत थे। वो सारे के सारे आज निर्दलीय हैं। शायद अमित जी की सूची वो पूरी नहीं हुई है, अभी निर्दलियों की जो सूची बनाएंगे, बागी जिनको आप कह रहे हैं वो निर्दलीय है, वो निर्दलीय लोगों की जब आप सूची तैयार करेंगे तो बहुत सारे प्रभावशाली नाम आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। पार्टियों के कैंडिडेट से भी ज्यादा मैं देखिए किसी की आलोचना या किसी को कमतर आंकने की बात नहीं कर रहा। कुछ विधानसभा ऐसे हैं जहां निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय होगा जी, और निर्दलीय विधायक जीत करके आएंगे। ऐसी किसी सीट का उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण आपके सामने है, मैंने आपको नाम लेके बताई है सीटें, आप उनमें छांटते रहे, निर्दलीय जीत के आएंगे। मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं आपके चैनल पे। निर्दलीय तो हर बार जीते हैं, लगभग 7 से 10 निर्दलीय हर बार हरियाणा में जीते रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ सीटों पर तो परंपरा ही जो है वो निर्दलियों की है, कि जैसे पुंडरी सीट है, ज्यादातर वहां पर निर्दलीय ही जीतता है, और भी ऐसी सीटें हैं। विनोद जी, इन पूरी सीटों और ओवरऑल पर्सपेक्टिव के बारे में आपका क्या कहना है? बागी कहां तक, बागी और निर्दलीय, बागी कोई बुरा शब्द नहीं है, बागी हम इसलिए कह रहे हैं जो पार्टी से हटके, और निर्दलीय जिन्होंने नामांकन भरा है और उनमें बहुत सारे मजबूत हैं, जैसे हिसार से सावित्री जिंदल, नलवा से संपत सिंह, तो बहुत हमारा सिर्फ एक शब्द उपयोग है उसमें। तो विनोद जी, आप जरा इसके ऊपर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में और जो विद्रोह हुआ है उसके संदर्भ में और इंडिपेंडेंस के संदर्भ में पूरी सूची का थोड़ा विश्लेषण कीजिए, पूरी सूचियों का 90 की 90 सीटों पर ओवरऑल। देखिए, नामांकन भरने से पहले और नामांकन भरने वाले दिन के बाद चुनाव की चाल सेट होती है। आज से पहले हम ये कह रहे थे कि चुनाव सीधा सीधा है जी। इस बार चुनाव सीधा सीधा है, लेकिन आज जो कुछ हुआ है, कई घटनाएं हुई हैं जिसने चुनाव को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। पहले चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा था, लेकिन आज से मैं मान के चल रहा हूं और वो घटनाएं बताऊंगा जिसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, पूरा टेढ़ा नहीं हुआ। मैं इसका मतलब ये निकालता हूं कि जो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं वो ये चाहती हैं कि हमको भाई जरूरत से ज्यादा सीटें मत देना, उतनी ही सीटें दे दो जिससे हमारी सरकार बन जाए, बाकी 2, 4, 5, 10 दूसरे आ जाएं तो हलचल करके काम चलता रहे। बहुत ज्यादा फ्लैट मत कर देना, 2/3 मत दे देना। जो टिकटों का वितरण हुआ है, जो राजनीतिक गलतियां हुई हैं उससे दोनों पार्टियों में, उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि चुनाव अब हरियाणा का सीधा नहीं टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा कैसे हो गया वो बताता हूँ। आज सबसे बड़ी राजनीतिक घटना ये हुई कि सिरसा में अभय सिंह और गोपाल कांडा का अलायंस हो गया। यानी इसको अब 3 वे अलायंस कह सकते हैं कि बसपा, इनेलो और HLP। लेकिन ये अलायंस सिरसा जिला में ज्यादा स्ट्रांग है। और इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, गोपाल कांडा गोविंद रानिया से भी चुनाव लड़े और गोविंद एलनाबाद से भी चुनाव लड़े जी। और ऐसे अलायंस की किसी को उम्मीद नहीं थी कि गोपाल कांडा और अभय सिंह भी मिल सकते हैं। कभी इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन 15 साल से इतने बिटर रिश्ते थे कि पिछले चुनाव में तो अभय सिंह उनको हराने के लिए पूरी जान लगा दी थी और वो 600 वोटों से बच गए थे। लेकिन अब होता क्या है कि जब दोनों पहलवान डिस्टर्ब हो और जंगल में शेर आ जाए तो एक ही रजाई के नीचे दोनों पहलवान इकट्ठे हो जाते हैं जी। अब वहां 2 पहलवान इकट्ठे हो गए, ये बड़ी राजनीतिक घटना है। और ये पहलवान इकट्ठे भी हो गए और इन पहलवानों को एक, मुझे लगता है कि मौन समर्थन भी है। शायद बीजेपी भी यही चाहती है कि सिरसा जिला में कांग्रेस नहीं जीते, इसलिए अगर हम नहीं जीत रहे तो इनेलो जीत जाए या गोपाल जीत जाए। तो ये वहां पे एक पहलवानी सेट हो गई। अब ये पहलवानी सेट क्यों हुई, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अभय सिंह की पार्टी कितनी भी सीटें जीत जाए, लेकिन अगर खुद अभय सिंह फंस जाए और ना जीते तो जो जीती जिताई सीटें वो बेकार है। तो इसलिए उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए गोपाल कांडा को साथ लिया, क्योंकि वो इलाहाबाद से चुनाव लड़े, कुछ वर्कर तो बच ही जाता है ना, वो अभय सिंह के साथ हो जाएगा। गोपाल कांडा को भी इस वक्त अभय सिंह की जरूरत इसलिए थी कि पिछली बार उनको चैलेंज गोकुल सेतिया के माध्यम से जो चैलेंज मिला था, उसका बैकअप जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल था।
तो गोपाल के लिए भी ये सिचुएशन विन विन है कि जो गोकुल को बैकअप था वो छीन के वो अपने साथ ले आए। तो एक बड़ी राजनीतिक घटना ये हो गई। दूसरी बड़ी राजनीतिक घटना ये है कि कांग्रेस का भिवानी में सीपीएम को टिकट देना, सीपीआई सीपीएम एम को टिकट देना, इसको एक सीट मत मानिए। मैं इसको इस तरह से एनालिसिस करता हूं कि बड़े सालों के बाद, कोई 20 साल के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भिवानी में पैर जमाने की जगह मिली थी, क्योंकि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चली गई। और जब तक वहां किरण चौधरी कांग्रेस की तरफ से थी, तब तक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भिवानी की राजनीति में घुसने नहीं देती थी, मतलब नुकसान करती थी, रोकती थी, आलोचना करती थी, कई तरीके होते हैं, सारे तरीके इस्तेमाल करती थी। लेकिन इस बार उनके लिए रास्ता खुला था, तो भिवानी की सीट जो है वो सीपीआई को देके, एक जो भिवानी जिले की राजनीति का सेंटर है उसमें से अपना पैर जो है वो कांग्रेस ने उठा लिया। तो दूसरी बड़ी राजनीतिक घटना ये है। तीसरी घटना ये है कि जो जिन 33 उम्मीदवारों का जिक्र हो रहा है, ये सिर्फ वही है जो पावरफुल इंडिपेंडेंट हैं। अभी जो झाड़ू में गए हैं, जो इनेलो में गए हैं, उनकी गिनती होगी कल, क्योंकि आज तो गए ही हैं, ज्वाइन कराया, टिकट मिली है, कल सर्टिफिकेशन आएगा। लेकिन इन 33 में से, मैं चुनाव को टेढ़ा इसीलिए कह रहा हूं कि इन 33 में से मैं नाम लेके कह रहा हूं कि 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली ट्रायंगुलर फाइट में रहेंगे, यानी जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, पहले 3 में मुकाबला है, उन फाइट में रहेंगे। उनमें मैं नाम लेके बता देता हूं। अंबाला से चित्रा सरवारा, असंध से जिलेराम शर्मा, बहादुरगढ़ से राजेश जून, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर और भवानीखेड़ा से सतवीर रतेड़ा, गन्नौर से देवेंद्र कादयान, गुड़गांवा से नवीन गोयल, हथीन से केर सिंह रावत, हिसार से स्वित्री जिंदल, पानीपत से विजय जैन और आपका सफीदों से जसवीर देसवाल, समालखा से रविंदर मछरौली, तिंगाम से ललित नागर और नलवा से संपत सिंह। नाम तो और भी जो बाकी हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये 14 ऐसे नाम हैं। मैं एक आध दो, आप इजाजत दें तो मैं एक दो नाम ऐड करूं। नहीं, मैं कर देता हूं, आप चिंता ना करो, मुझे पता है, मैं कर देता हूं। मैंने ये जो डी बनाई है, ये वो वाली डी नहीं है। यूं तो कल आप लिस्ट बनाओगे तो 90 की 90 में मजबूत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मैंने 14 ये वो लोग छांटे हैं जिनको 17% से ज्यादा वोट मिलेगा, यानी कि इनकी सिक्योरिटी फोरफिट नहीं होगी अगर ये चुनाव लड़ते रहे तो। इनमें काफी सारे जीत भी सकते हैं, कैंडिडेट तो और भी हैं। आप मान लीजिए रोहिता रेवड़ी की आप बात कर रहे हो, रोहिता रेवड़ी और प्रमोद विज का जो वोट है, काफी वोट जो है एक ही बिरादरी का है, मिलता जुलता है। रोहिता रेवड़ी को जब ज्यादा वोट तभी मिलेगा जब वो विनिंग कैंप में नजर आएगी। अगर वो विनिंग कैंप में नजर नहीं आएगी तो उनकी बिरादरी का वोट प्रमोद विज को जाएगा, 100% प्रमोद विज को जाएगा। इसलिए मैंने उनको उस कैटेगरी में नहीं रखा है। लेकिन शाम को जब लिस्ट कंपाइल होंगी, कल जो और नाम आज बच गए हैं वो नाम भी हम कर देंगे। एक कांग्रेस ने 2-4 सीटों पे ऐसे लगता है जैसे गिव अप कर दिया हो। भवानीखेड़ा ऑलरेडी बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीट है और हमेशा रामकिशन फौजी ही मुकाबला देते रहे। इस बार बीजेपी ने टिकट बदला, लेकिन उसकी आलोचना नहीं हुई, बल्कि जिसकी टिकट कटी है लोगों ने कहा बढ़िया हो गया, और जिसको टिकट मिली है उसकी लोगों ने तारीफ की है। और आपकी जानकारी में बता दूं कि उस बंदे के पास पैसे भी नहीं थे। उसको केवल भवानीखेड़ा गांव में 50 लाख रुपए एक गांव से इकट्ठे हुए। मुझे तो सुन के बड़ी हैरानी होती है कि लोगों के पास वैसे पैसे नहीं है, पर राजनीति में लगाने के लिए पैसे हैं। एक गांव से, भवानीखेड़ा एक छोटा सा कस्बा है, 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। तो आप सेंटीमेंट देख लो। यहाँ पे कांग्रेस को छोटी बैट नहीं करनी चाहिए थी, बड़ी बैट करनी चाहिए थी। पानीपत ग्रामीण से भी कांग्रेस ने कमजोर बैट की है। अगर यहाँ विजय जैन कैंडिडेट होते तो वो बीजेपी के हमारे जो मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उनको जबरदस्त टक्कर देते। अंबाला में भी हालांकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि वो चित्रा सरवारा को हुड्डा ग्रुप जो है बैकअप करके आगे ले जाएगा, बढ़ा देगा, यानी मेन मुकाबले में ले आएगा। इस बात में कुछ दम भी है, पर एक तो डायरेक्ट टिकट स्ट्रांग हो
और एक इनडायरेक्ट इंजेक्शन हो, है ना। जी जी तो दोनों में फर्क रहता है। तो जी। कांग्रेस ने कई 4-5 सीटों पे मुझे लगता है कि थोड़ा ढीला रुख अपनाया है। विजय जान ने निर्दलीय के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है हाँ, पानीपत मुझे रूरल मालूम है से। इस बात का। मैं जी यही कह रहा हूं, एक जी तो डायरेक्ट टिकट होती है, डायरेक्ट पावर होती है, एक इनडायरेक्ट पावर होती है। विजय जैन कैंडिडेट होते कांग्रेस के तो अलग अंदाज था। अब वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो सारा चर्चा पर्चा खर्चा घोड़ा घोड़ी सब अपनी लड़ेंगे, और फिर जो आम आदमी होता है वो प्रेफरेंस तो पार्टियों को देता है, पर कहीं कहीं लगता है वो निर्दलीय इसलिए जीतते हैं जब दोनों पार्टियों को जनता रिजेक्ट कर देती है कि ये दोनों तीनों पार्टियों के कैंडिडेट अच्छे नहीं है, ये कैंडिडेट हमारी पसंद का कैंडिडेट है, जिसको बोलते हैं जनता की जी टिकट। अब पता नहीं किस जी किस को जनता टिकट देती है, 2-4 दिन में अपने आप जैसे कंपेन होएगा सब बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने 3 जी घटनाएं बताई हैं वो जी तस्वीर धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है, और अब चुनाव जी सीधे की बजाय टेढ़े की तरफ भी जा रहा है। जी जी। प्रेम जी आपके पास आते हैं। प्रेम जी, कुछ और इस लिस्ट के जो भी ये जारी हुई है पूरी, विशिष्ट पॉइंट बताइए, कुछ सेलिएंट पॉइंट्स जिनको कहते हैं इस लिस्ट के, इनमें जो हुआ है क्या लगते हैं आपको, और सेलिएंट पॉइंट्स। आपका माइक ऑफ है शायद प्रेम जी। प्रेम जी आपका माइक ऑफ है, जी। म्यूट है मैं ये आप। कह रहा मैं ये कह रहा था जी कि आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना छूट गई। जा महेंद्रगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, ये कह सकते हैं हरियाणा में अगर मंगल सेन जी के साथ किसी ने इस पार्टी की स्थापना की थी, पंडित रामविलास शर्मा, जी जैसे बोलते हैं ना, बड़ा बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आज जी भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना विवश कर दिया। पहले तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया और फिर नामांकन वापस लेने के लिए उन पे दबाव ऐसा था, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अभी देखिए वो जांच का विषय है कि वो उस घटना में है क्या, वो सारी चीजें तो बाद में पता चलेंगी, परंतु उनको अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। जी और किसी एक पार्टी के संस्थापक जिनको आप कह सकते हैं, स्तंभ जिनको कह सकते हैं, कल ऐसा लगा था कि उनको किसी की शरण में जाना पड़ा अपने टिकट बचाने के लिए। शरणागत जी होने के बाद भी टिकट नहीं बचा पाए तो एक छोटी घटना नहीं है राजनीति की, हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत बड़ी घटना है। मैं समझता जी हूँ कि बेशक भारतीय जनता पार्टी ने 11 या 12 ब्राह्मण लोगों को टिकट दे करके उस समाज के असंतोष को कम करने का प्रयास तो पहले ही कर लिया था, परंतु जी ऐसे कद्दावर नेता को इग्नोर करने का कारण मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। आपको समझ में आता होगा, शायद उसके कारण भी आपको पता हो सकते हैं, परंतु क्योंकि वो ये टिकट हार रहे थे, वो घटना सीट बहुत हार रहे बड़ी। थे इस वजह से। जी जी, वो बीमार नहीं है, वो चुनाव लड़ने के योग्य थे, उन्होंने कल वो नामांकन भरा था। वो जी, सीट हार रहे और थे, मैं ये कह वो रहा हूँ, अपने इसलिए टिकट काटा गया। चलिए। वो अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे, हाँ उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, कृष्णपाल जी के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, जबकि राविंदर जीत की बेटी को टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कहाँ किसकी जरूरत है और किसका उपयोग किया जा सकता है, किसको अब यूज एंड थ्रो वाले उसमें डाला जा सकता है। आप देखिए उन चीजों, उन घटनाओं पे प्रकाश डालना चाहिए आपको। जी, विनोद जी इस बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। विनोद जी जरा देखिए इस बात को भी देखिए क्लैरिफाई कीजिए। जी देखिए प्रोफेसर रामविलास जो हैं वो यूज एंड थ्रू की कैटेगरी में नहीं आते, कभी नहीं आएंगे, जी ठीक है। लेकिन वो लड़ना चाहते थे और बीजेपी लड़वाना नहीं चाहती थी, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढा गया। बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था, जो इंटरनल रणनीति थी कि राव दान सिंह को कैसे हराया जाए, तो राव दान सिंह को हराने के लिए उनको लगा कि यादव बेल्ट में कोई किसी अहीर को ही टिकट देनी चाहिए। लेकिन जी रामविलास इसके लिए तैयार नहीं थे, वो अपनी भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार मोह हो जाता है, पर वो यूज एंड थ्रो इसलिए नहीं आते। दो बात, एक तो ब्राह्मण की टिकट काट दी या बीजेपी के सबसे बड़े आदमी इग्नोर हो गए,
इसका आरोप बीजेपी इसलिए नहीं लगेगा कि बीजेपी 11 ब्राह्मण्स को टिकट दे चुकी, ब्राह्मण बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो गया, तो परिस्थितियां बदलती हैं। मगर असली बात यह है कि बीजेपी चाहती है कि इनको गवर्नर बना के किसी दूसरे प्रदेश में भेज दिया जाए। अब गवर्नर की चिट्ठी मिल जाएगी, चले तो जाएंगे, पर क्योंकि उनका सारी कर्म भूमि हमेशा अहिरवाल ही रही है, महेंद्रगढ़ से ही रहे हैं, और ऐसे हालात में भी चुनाव जीते हैं जब कांग्रेस ही जीता करती थी और बीजेपी के 2-4 जीता करते थे, उसमें रामविलास भी जीत जाते थे। तो वो उस प्यार को, उस इफेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, और छोड़ना भी चाहते थे तो उनके लिए वो चाहते थे कि मैं अपने बेटे को सेट कर दूं। मेरे हिसाब से रामविलास शर्मा के लिए बीजेपी के पास बेस्ट चॉइस थी कि उनको ब्राह्मणों की राजधानी भिवानी से लड़ाया जाता जी। अब वो हमारे जो वहां के सिटिंग एमएलए वो 3 बार जीत भी चुके, और ये टिकट ऐसा प्रसाद है कि लोग बिस्तर पे पड़े हुए भी ले लेते हैं, अपने आप तो कोई नहीं मना करता। लेकिन अगर पार्टी थोड़ा सा भी नेगोशिएट करती तो रामविलास को वहां भेजा जा सकता था और उनकी टिकट कटने का ज्यादा विरोध भी नहीं होता। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उनको अमित शाह ने ये कह के टिकट दी कि अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब है, कैंडिडेट तो जीत ही जाएगा ना, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो वो 50-50 मामला था। तो अगर स्टेट यूनिट रामविलास को एडजस्ट करना चाहती तो उनको भिवानी भेज सकती थी, पर स्टेट यूनिट के दिमाग में ये था कि ये तो बहुत ही वरिष्ठ नेता, इनको केंद्र भी चाहता है कि इनको कहीं गवर्नर बना दिया जाए, इनकी फाइल चल जाएगी। तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट करेंगे। यूज एंड थ्रो वाला मामला तो बिल्कुल नहीं जी। मुझे लगता है कि एक बार यादवों में और उनके परिवार में, यादव परिवार के साथ एक झड़प हुई थी जिसमें काफी सारे यादव मारे गए थे, और उसके बाद वहां परिस्थितियां जो हैं रामविलास शर्मा जी के लिए चेंज हुई हैं और उनको यादवों का वोट नहीं मिलता है। मेरी जानकारी में ऐसा आया हो, अगर अलग चीज है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। और क्या विशेष पॉइंट आप कहेंगे विनोद जी इस लिस्ट के अंदर? देखिए, मोटा मोटा तो डिस्कशन हो गया। विशेष पॉइंट ये है कि जो 5-7 लोग स्ट्रॉन्ग इनेलो में गए हैं, हम कल के टॉपिक में अच्छा टाइम मिल जाएगा 24 घंटे का, तो कल हम इनेलो को भी अच्छे से एनालिसिस कर देंगे। कल हमें ये भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जैसे पिछली दफा जेजेपी एकदम 1 महीने में शूट अप हुई थी सेंट्रल हरियाणा में, क्या इनेलो भी उस लेवल की तरफ बढ़ रही है? सिरसा जिला प्लस फतेहाबाद का जिला, ये तो मैं मान रहा हूं कि वहां इनेलो अच्छी फाइट में आ गई, क्योंकि फतेहाबाद में भी सुनैना चौटाला शायद वापस लेगी नॉमिनेशन और गोविंद कांडा चुनाव लड़ेंगे। तो एक जो माहौल बनता है, अब सिरसा जिला में ये चर्चा नहीं होगी कि रानिया में किसका मुकाबला है, ये चर्चा होगी कि यहाँ इनेलो ठीक ठाक है भाई, इनेलो फतेहाबाद में भी ठीक है, इनेलो इलाहाबाद में भी ठीक है, डबवाली में भी ठीक है, चारों तरफ एक माहौल बन गया। ये बड़ी राजनीतिक घटना है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि बीजेपी बहुत स्ट्रांगली इनेलो का विरोध करेगी। बीजेपी भी चाहती है कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए, कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए, इनेलो बेशक जीत जाए। एक बड़ी घटना जो आज और हुई वो ये है कि सिरसा से बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका नाम बहुत पॉपुलर नहीं है, रोहतास जांगड़ा को। तो आप सिरसा की राजनीति पर तो बहुत नजर रखते हैं, वैसे तो हरियाणा पर ही रखते हैं, तो ये रोहतास जांगड़ा को टिकट क्यों दिया गया? ये भी किसी समीकरण की तरफ कोई इशारा है? देखिए, बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनेलो की सहमति से टिकटें हुई है सिरसा जिला में जी। थोड़ा ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि चुनाव कांग्रेस वर्सेस इनेलो हो जाए। रोहतास जांगड़ा बीजेपी के बहुत ही पुराने साथी हैं। पहले वो कृष्ण रामनगरिया होते थे, जब कोई टिकट नहीं लेता था तो दड़बा से कृष्ण लाल रामनगरिया वालों को टिकट पकड़ा देते थे। ऐसे ही रोहतास जांगड़ा जो है वो बैकवर्ड से आते हैं। अब बीजेपी बैकवर्ड कार्ड पे चुनाव लड़ रही है, तो कोई टिकट अगर सरप्लस रह गई है और जहां उनको गिव अप करना है, लड़ना ही नहीं है ढंग से, तो वहां ऐसे कैंडिडेट, ऐसे पक्के आदमी को टिकट दी जाती है जिसको कोई हारने का अफसोस ना हो। जी, मतलब इसका ये हुआ कि गोपाल कांडा से समझौता भी नहीं हुआ, कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ किसी मजबूत कैंडिडेट को भी नहीं दिया गया। नहीं, अब तो उनका खेल दूसरा हो गया ना। अब ये तो शायद बीजेपी को अपेक्षा भी नहीं होगी कि गोपाल कांडा और अभय सिंह एक हो जाएंगे, ये तो उनको उम्मीद भी नहीं होगी। मतलब ये कार्ड जैसे काट का पत्ता होता है ना, वो गलत रंग पे चढ़ गया।
काट का पत्ता। जी जी जी। मोटे तौर पर एक एक कमेंट लूंगा आपसे कि जो मुखिया पार्टियां हैं या जिन पार्टियों के बारे में अपने पास जानकारी है, उनमें आप कैसे देखते हैं उनकी टिकटें कितनी स्ट्रोंग है, कितने स्ट्रोंग कैंडिडेट्स जो हैं वो दिए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के खास तौर पर? प्रेम जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए देखिए, कमल जी, आप स्ट्रॉन्ग किसको मानते हो कमल जी? जो आप मजबूती strong- से लड़ सके, जो मजबूती से लड़ सके। मजबूती से जैसे जांगड़ा जी हैं, मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। किसने कहा? नहीं नहीं, आप वो समीकरण चलिए देखिए जो वहां, भी है। जी आप वहां के समीकरण जब देखेंगे कितने लोग वो पिछली श्रेणी के हैं, आप नायब सिंह सैनी पिछली श्रेणी के हैं, आप कैसे कह जी सकते हैं कि वो सही से चुनाव नहीं लड़ेंगे? प्रत्याशी क्यों बनाया फिर पार्टी ने? कुछ सोच के पार्टी प्रत्याशी बनाती है। मैं समझता हूं कि हर प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगाता है, अपने आप से गिव अप नहीं करता। जो जी भी टिकट जी का इच्छुक है या टिकट लेकर के आता है वो चुनाव लड़ता है और गंभीरता से लड़ता है। बहुत बारी जी। ऐसा भी अंतिम होता है टिप्पणी कि विनोद जी की। नहीं नहीं, अंतिम टिप्पणी विनोद जी जिस की। तरह की बात आप कह रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते रहे हैं जिनको लोगों ने ये कहा कि ये कभी जीत नहीं सकता और वो जीत के विधानसभा में गए हैं। मैं बहुत जी सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, विनोद जी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप जी। तो अंतिम टिप्पणी विनोद जी से लेते हैं। हरियाणा की राजनीति को अगर बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चेहरे जीते हैं जिनको लोग ये कहते थे कि ये तो नाम ही नहीं कभी सुना। ऐसे नाम जी आपको जी मैं गिनवा सकता हूँ, विनोद जी गिनवा सकते हैं। जी। योर पॉइंट इज वेल टेकन। देखिए विनोद जी, अंतिम टिप्पणी देखिए जी। देखिए अगर तो सिरसा की बात हो रही है, रोहतास जांगड़ा की बात हो रही है, तो मेरे टेक में जी कोई चेंज नहीं है। जी सिरसा में अर्बनाइज्ड कल्चर का जो वोट है उसका जी डिवीजन जो है मोटे तौर पर अग्रवाल कैंडिडेट वर्सेस पंजाबी कैंडिडेट में होता रहा है। एक बार जी कंबोज, हजारचंद कंबोज देवीलाल हजार जी की चंद हवा में जीते थे। उस वक्त सरसा डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, उस वक्त कंबोजों के सारे गांव सरसा के साथ थे। बाद में जी इस सीट को तोड़ मरोड़ के कुछ दड़बा में मिक्स किया गया, कुछ इधर मिक्स, कोई ऐसा मिक्सर बनाया गया कि कंबोज जाति का होल्ड सिरसा पे जी ना रहे और कंबोज जाति को कालावाली और रानिया में बांट दिया गया। उसके भी कुछ जी खुंदक वाले रीजन थे, अब उसको ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। पर मोटा जी मोटा मेरा टेक मैं बोल चुका हूं कि चुनाव आज के बाद सीधा नहीं रहा। 30 सीटें जी मैंने आज गिनी हैं, अगर कल 15-20 सीटें और आ गई, 45 आ गई, तो जी चुनाव ढाई, मतलब ढाईगिरी में चला गया ना, जी ढाई चाल में चला गया। जैसे वो जी। शतरंज में एक घोड़े घोड़ा की होता ढाई है, चाल उसको है। ढाई चाल मिलती है, ढाई चाल मिलती हैं, जी तो ये ढाई चाल में जी चला गया चुनाव। जी जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विश्लेषण। आज का बड़ा एक अहम दिन है जिसमें सब पार्टियों ने अपने पूरे कैंडिडेट्स दे दिए हैं, उनका हमने विश्लेषण किया। कल भी इस विषय पर चर्चा रखेंगे, क्योंकि कल जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट पूरी सामने आ जाएगी लगभग सभी सीटों की, तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। और चुनाव जो है वो कई सीटों पर तीन तरफा हो चुका है, जैसा विनोद जी ने कहा, और उसकी चाल थोड़ी बदली है नामांकन के बाद। तो इसकी चर्चा जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हर रोज की तरह निवेदन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।